हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? जो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर। उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, क्या दिया है, सुक्रोज क्या, उससे मतलब नहीं है भैया इसमें पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। हमने बात कर चुका है। आप इसके लिए लेक्चर 11 देखें। आज हम लोग पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आज पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर में सापेक्षिक अवनमन यानी कमी होना है। वेपर प्रेशर में कमी होना, देखिए यहां पे मेन चीज है वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर में कमी होना है तो भैया हमको तो कमी होना है तो हमें तो सबसे पहले सीखना है कि कमी होना है। तो ठीक है, कब कमी होगा, कैसे कमी होगा, कितना कमी होगा, और तब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि उसका रिलेटिव कमी कितना होगा, रिलेटिव लोअरिंग कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये रिलेटिव लोअरिंग क्या जाने, कम कब होता है, बेसिक कब होता है, ये जानने से पहले हमको वेपर प्रेशर निकालना जरूरी है। जब तक आप वेपर प्रेशर नहीं जानोगे, आप जब तक वेपर प्रेशर नहीं जानोगे तो इसमें कमी या बेसिक का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कब कम होगा, कब बेसी होगा जानेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है ये जानेंगे, तभी हम जाकर के उसमें कमी निकालेंगे, तब उसमें जाके रिलेटिव कमी निकालेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को, भले ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है पहला, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या जाने कि वेपर प्रेशर जाने कि वेपर प्रेशर क्या है। अब इस वेपर प्रेशर जानने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में क्या होता है कि तालाब सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है। हम लोग गर्मी के दिन में बर्तन मांजते हैं, वो बर्तन मांजने के बाद, बर्तन धोने के बाद अगर कुछ पानी रहता है तो वो भी उड़ जाता है। तो हम लोग क्या करें कि इसको एक जल का ले लें, ठीक है। अब इस जल को क्या करें कि इसको पूरी तरह से बंद कर दें और यहां पे एक मैनोमीटर लगा दें। यहां पे HG होगा, मैनोमीटर लगा दें, इसको पूरी तरह से ढक और इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे छोड़ दें। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको हम लोग अब छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इसका कांस्टेंट टेम्परेचर पे छोड़ दे, इत्मीनान कर दे, इत्मीनान से छोड़ देते, क्या होता है इसको आप देखिए। अभी यहाँ पे Hg जो है वो बराबर है, बराबर। ठीक है, अब इसके बाद आप छोड़ दिए कुछ देर के लिए। देखते क्या है कि यहाँ पे Hg जो है लगातार इसका प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर तो बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब ये Hg ऊपर होना शुरू हो जाए, Hg राइज हो जाता है। Hg ऊपर होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे ये घटना शुरू हो जाता है, ये घटेगा और ये बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम लोग जाने कि जैसे हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे छोड़े हैं, ये लिक्विड जो है वेपर बनना शुरू हो गया। ये लिक्विड क्या हो गया? वेपर बनना शुरू हो गया। जब ये लिक्विड वेपर बनना शुरू हो गया तो क्या होगा? ये वेपर के चलते प्रेशर होगा। अब ये जब वेपर के चलते जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर के चलते क्या होगा? ये ऊपर की ओर उठाएगा। हम इत्मीनान देखें तो क्या होगा? कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो हमारा एच डी ऊपर की ओर जा रहा था बिकम कांस्टेंट, इंक्रीजिंग in level of Hg become constant। ऐसा जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे डाले हुए हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डाले हुए हैं तो ये लगातार इसको ऊपर जाना चाहिए और लगातार इसको वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए और ये प्रेशर लगातार बढ़ेगा और लगातार बढ़ने के चलते लगातार दबाएगा तो लगातार इसको ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या ये कुछ देर के बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा हो जाता है कि ये वेपर में भी प्रेशर बढ़ने लगता है और प्रेशर होते होते एक समय ऐसा प्रेशर हो जाता है कि ये वेपर भी ये लिक्विड होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि ये जिस रेट से नीचे से लिक्विड वेपर में जा रहा है उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में हो जाता है। इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कर जाता है। ये कहां शिफ्ट कर जाता है? इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कर जाता है। अब देखिए यहां पे क्या हमने देखा कि ये लिक्विड ऊपर जा रहा है और जिस रेट से ऊपर जा रहा है उसी रेट से नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो गया और जब इक्विलिब्रियम में हो गया तो इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर लग रहा है भैया उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। यानी व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो बोलता है कि इस लिक्विड और वेपर के बीच का जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम में वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी कि लिक्विड और इस वेपर के बीच इक्विलिब्रियम में वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। सिंपल सा बात है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? यानी कि प्रेशर, द प्रेशर exerted by vapor in equilibrium with exerted by vapor in equilibrium with इस वेपर का किसके साथ इक्विलिब्रियम होना चाहिए? लिक्विड के साथ। इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड और इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर is called vapor pressure। यानी वेपर प्रेशर क्या होगा? यानी कि इस वेपर और इस लिक्विड के बीच का जो इक्विलिब्रियम होगा उस इक्विलिब्रियम जो बना है उस इक्विलिब्रियम में इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। यानी कि द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with liquid or solution at particular temperature is called vapor pressure। आप पहले से नोट कर लो। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। यानी कि फैक्टर on which vapor pressure
ऑफ लिक्विड, और सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, डिपेंड। यानी कि हमारा ये जो वेपर प्रेशर है किस किस पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब ये हमारा नेचर ऑफ लिक्विड तो थोड़ा सा समझें। अगर ये मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड का मॉलिक्यूल है, अब बताओ अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमोलर फोर्स बहुत ही कम होगा, यानी ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली नहीं पकड़ देगा, तो क्या होगा, ये आसानी से वेपर में जाएगा, ये भी आसानी से वेपर में जाएगा। जब आसानी से वेपर में जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक लाइन में बोलेंगे कि वीकर द इंटरमोलर फोर्स, अगर इंटरमोलर फोर्स क्या होगा, कमजोर होगा, तो क्या होगा, हायर द वेपर प्रेशर, हायर द वेपर भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड लीव द पोजीशन ऑफ लिक्विड एंड कम इनटू द वेपर प्रेशर। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर इंटरमोलर फोर्स बहुत कमजोर होगा, बहुत ही कमजोर होगा, अगर इन दोनों के बीच में इंटरमोलर फोर्स बहुत कमजोर होगा तो क्या होगा, जब इंटरमोलर फोर्स कमजोर होगा ये मॉलिक्यूल इसको पकड़ के नहीं रखेगा, जब पकड़ के नहीं रखेगा तो ये आसानी से ऊपर में चला जाएगा, जब ऊपर में आसानी से चला जाएगा तो वेपर तो बनेगा नहीं बाबा, और जब वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा। यानी एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि वीकर द इंटरमोलर फोर्स हायर इज द वेपर। यानी कि एक लाइन में लिख सकते हैं वीकर द इंटर molecular force, intermolecular force, weaker the intermolecular force, higher is the vapor। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल जब इंटरमोलर फोर्स क्या होगा तो कमजोर होगा, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से जाएगा, बिकॉज मोर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड leave the surface of liquid and come into the vapor, यानी कि जितना ही ज्यादा इंटरमोलर फोर्स कमजोर होगा, जितना ही ज्यादा इंटरमोलर फोर्स कमजोर होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है, आप देखिए इथाइल अल्कोहल में आपको H बॉन्डिंग होता है, और डाइइथाइल ईथर में इंटरमोलर फोर्स वीक होता है, यानी कि वहां पे H बॉन्डिंग एब्सेंट होता है। अब बताओ इसमें इंटरमोलर फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसमें इंटरमोलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसमें इंटरमोलर फोर्स कमजोर होगा। तो बताइए किसका आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंटरमोलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये आसानी से वेपर में नहीं जाएगा, जब वेपर में जाएगा ही नहीं तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, प्रेशर जब नहीं बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कमजोर होगा।
लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इंटरमोलर फोर्स वीक होता है, तो जब वीक होता है तो आसानी से वेपर में जाएगा, और जब आसानी से वेपर में जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, आसानी से जाएगा तो वेपर आसानी से बनेगा, और जब वेपर आसानी से बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहता होगा। तो आप इसे नोट करिए। अब देखो यहां पे क्या है, अब एक नेचर तो हो गया, इसका नेचर कमजोर होगा, जिसका इंटरमोलर फोर्स कमजोर होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब दूसरा रखा जाए टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर में क्या होगा, अब क्या जानोगे। अब देखिए टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो बताओ, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये वेपर में आसानी से जाएगा, और जब आसानी से वेपर में जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से, ये तो दिमाग में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी it will be vapor pressure. ऐसा क्यों? हायर टेम्परेचर हायर वेपर प्रेशर का है, ऐसा होता है बिकॉज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मोर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, जाहिर सी बात है ये लिक्विड क्या करेगा, मोर मॉलिक्यूल का, ऐसे बोल सकते हैं विद इन दिस टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ऐसे बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी of molecule increases, of molecule increases। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब जाहिर से तुम ही बताओ बाबू कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, ये अपना सरफेस को छोड़ देगा, और सरफेस को छोड़ के कहां चलाएगा, वेपर में। यानी कि enhance more molecule of liquid leave the surface and come into vapor फेज, और कहां चलाएगा, वेपर फेज में चलाएगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये अपना सरफेस को छोड़ देगा, और छोड़ के कहां चला जाएगा, वेपर में। इसका मतलब एक लाइन में टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। बस जाहिर सी बात है, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी वेपर प्रेशर। काहे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा, एनहांस मोर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड लीव द सरफेस एंड कम इनटू द वेपर फेज, ज्यादा से ज्यादा कहां चला जाएगा, वेपर में चला जाएगा। तो आप इसको नोट करिए। अब देखिए क्या है कि एक साइंटिस्ट, मतलब एक इक्वेशन है हमारे पास, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, एक क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत ही इजी इक्वेशन है, और इस तरह का इक्वेशन हर जगह भी पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, उसमें इसी तरह का है, थोड़ा सा टर्म बदल जाता है। यहां पे लॉग P2/P1 यानी वेपर प्रेशर बराबर डेल्टा H वेपोराइजेशन बाय 2.303 R
T2 माइनस T1 T2। अब इस इक्वेशन को देखा जाए, यहां पे वेपर प्रेशर, ये P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टाइम T2। P1 क्या है, वेपर प्रेशर है एट टाइम T1। अब क्या है यहां पे डेल्टा H वेपराइजेशन, यानी कि ये डेल्टा H वेपराइजेशन ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, आप क्या है, आप जानती हो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अच्छा, ये क्या है, T1 और T2 टेम्परेचर है, एक इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन on the vapor pressure of liquid। ये सॉल्वेंट भी हो सकता है। अब देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब सारा माजरा इसी पर डिपेंड करेगा। अब देखिए क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बस एक यहां दिमाग लगाना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये, यानी कि ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। नॉन वोलेटाइल है, ये दो तरह का लिक्विड होगा, एक लिक्विड वोलेटाइल होगा जो वेपर में जाएगा, और एक ऐसा सॉल्यूट होगा जो नॉन वोलेटाइल होगा जो वो वेपर में नहीं जाएगा। अब देखिए यहां पे, यानी कि यहां पे हम ऐसा बात करें कि ये हमारा एक लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड है, हम इसे बंद कर दिए, ऐसे समझिए कि नहीं। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये सरफेस पे केवल एक ही तरह का लिक्विड है, फिर सारा वेपर में जाएगा, सब इक्वल अमाउंट में सब वेपर में जाएगा, सारा वेपर में जाएगा। अब लेकिन क्या है कि अब हमने क्या किया कि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि ये हमारा सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, यानी भाप बनाएगा, ये वेपर बनाएगा, ये वेपर बनाएगा, और ये हमारा सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है। अब हमने क्या किया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिया, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने का मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने का मतलब कि अब ये होमोजेनियसली मिल जाएगा, चारों से बराबर मिल जाएगा, मान लीजिए। अब देखिए ये क्या करेगा, होमोजेनियसली मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि मान लें कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पे आ गया, ये होमोजेनियसली मिल रहा है, ये होमोजेनियसली मिल रहा है, ऐसे समझ लें कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, उसके सरफेस पे ये एक्वायर कर लिया, सरफेस पे क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, उसके सरफेस को, उसके पोजीशन को क्या कर लिया, वो पकड़ लिया। अब क्या होगा कि ये वेपर नहीं बनाएगा, लेकिन ये तो वेपर बनाएगा। अब ये वेपर ना तो बनाएगा और ना तो इसको बनाने देगा, क्योंकि उसका पोजीशन को खाली नहीं करेगा, इसका उड़ने की टेंडेंसी को क्या कर देगा, घटा देगा, इसको एस्केप करने की टेंडेंसी को क्या कर देगा, घटा देगा। यानी कि हम तो एक बार ना तो हम जाएंगे ना तो तुमको जाने देंगे। ये सेम चीज है, ना हम वेपर में जाएंगे और ना तुमको जाने देंगे। तो तुम्हें बताओ, जब ये बाबू वेपर में नहीं जाएगा, जब ये वेपर में नहीं जाएगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा।
इसका मतलब जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या कर जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है वो इसकी जगह को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, और उसके जगह को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, उसकी जगह को ऑक्युपाई कर लेता है। उसकी जगह को ऑक्युपाई कर जाने से इसका टेंडेंसी जो है ऊपर वेपर जाने की टेंडेंसी क्या रहता है, कम जाता है, और जिसके चलते वेपर प्रेशर कम जाता है। दिमाग में बिठा लो कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि उसका एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर देता है, घटा देता है। काहे उसका एस्केपिंग टेंडेंसी घटा देता है? क्योंकि उसकी जगह को सरफेस पे लिक्विड के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, और जिसके चलते इस सॉल्वेंट को ऊपर जाने ही नहीं देता है। जब ये ऊपर जाएगा नहीं तो वेपर बनेगा ही नहीं, और जब वेपर बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर कहां से होगा? इसका मतलब when we added non-volatile solute, when we added non-volatile solute to the liquid, vapor pressure decreases। यानी कि वेपर प्रेशर, ऐसा भी बोल सकते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाएगा या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। जैसे सॉल्यूट मिला दो तो सॉल्यूशन हो गया। यानी कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो क्या करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। क्यों घटता है? बिकॉज सम molecule of solute occupy, जगह घेर लेता है, जगह को प्राप्त कर लेता है। किसका occupy the position of solvent molecule। अब इसके पोजीशन को क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। यहां पे सॉल्वेंट होना चाहिए था, उसकी जगह पे क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब ये ना तो जाएगा, ना तो जाएंगे सर, ना तो जाने देंगे, ना तो ये जाएगा और ना इसको जाने देंगे। बस सिंपल सा चीज है, ना तो हम वेपर में जाएंगे और ना तो ये वेपर में नीचे वाला ऊपर जाने देगा। तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड हेंस इसीलिए क्या होगा, एस्केपिंग tendency of solvent molecule decreases। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डिक्रीज कर जाएगा, और जब डिक्रीज कर जाएगा तो वेपर प्रेशर तो अपने आप घट जाएगा। तो हम समझ रहे होंगे कि आप इसको समझ रहे होंगे ना, यानी कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों घट जाएगा, दिमाग में बिठाना है कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जगह को ये सॉल्यूट ऑक्युपाई कर लेगा। ना तो ये उड़ेगा, ना तो भाप में जाएगा, ना तो भाप में जाने देगा, जिसके चलते वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप इसे नोट करें। थैंक यू।